राजस्थान का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झाबर सिंह खर्रा वाले बयान की खबर के साथ। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि जिन लोगों के 2 या 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है और जल्द ही इसे लेकर कानून लेकर आएगी सरकार। मंत्री ने यह बयान आज पाली दौरे के दौरान जिला परिषद सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियां बताने के दौरान ये जिक्र किया। समाज विशेष की बात नहीं है, ये कटु सत्य है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज्यादा जिन दंपतियों के जिन परिवारों में संतान होंगी उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में देखने को मिलेगा। लोकतंत्र में ये एक बहुत अच्छी अवधारणा है कि प्रतिपक्ष का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि वो सरकार के अच्छे कामों में सहयोग करे, प्रशंसा करे और हमारी कोई कमी खामी हो तो उसकी सकारात्मक आलोचना के साथ अपने सुझाव प्रस्तुत करें। और आपके यहाँ के विधायक जी ने अपने इन दोनों कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पत्रकारों को भी ये संदेश पत्रकारिता के माध्यम से देना चाहिए कि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए प्रतिपक्ष को सरकार के अच्छे कामों में सहयोग करना चाहिए, सराहना करनी चाहिए और कोई कमी खामी हो उसकी सकारात्मक आलोचना करते हुए सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। आप खुद अपने पास बुला रहे हैं। हम तो स्वागत करते हैं जो भी सही बात बोलता है उसका। उधर टोंक जिला परिषद सभागार में आज प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। विभागवार समीक्षा कर बजट क्रियान्वयन के आदेश दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मीडिया से बात करते हुए बिजली को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कांग्रेस शासन के मिसमैनेजमेंट की वजह से बिजली की मार झेल रहे हैं। आगामी चुनाव के लिए तैयारी कर दी है। हमारी तैयारी है कि हम जहां भी विधानसभा के उपचुनाव होंगे हर जगह हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे पास बूथ स्तर तक की जो टीम है उसको ठीक करेंगे। कहीं कोई कमी है तो उसमें संगठन के स्तर पर भी उसमें दुरुस्त करके हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब ये तो पायलट साहब को ज्यादा पता है, 5 साल उनकी क्या दुर्दशा हुई है, किन हालतों में वो कहाँ गिरे रहे हैं, कहाँ रहे हैं, ये वही बता सकते हैं क्या उनको मिला और क्या इनकी हालत रही। ये पायलट साहब को अच्छी तरह मालूम है कि क्या कैसे उन्होंने 5 साल निकाले हैं और उनको क्या क्या दिन देखने पड़े। देखिए, पिछली सरकार ने चुनाव को लेकर के किसानों को ठगने का काम किया। उनको कनेक्शन देने नहीं थे, केवल किसानों को उन्होंने आस जगाती कि मेरा 2022 तक के उन्होंने डिमांड नोटिस निकाल दिए। किसानों ने इस आशा में जमा करा दिए कि मेरा कनेक्शन आ जाएगा। न उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, न कोई तैयारी थी, न मेटेरियल था, न कोई तैयारी थी और उसकी वजह से आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको कनेक्शन के डिमांड नोटिस के पैसे जमा होने के पास भी समय पर कनेक्शन नहीं मिल पाया। इसके लिए हमारी पिछली सरकार का कुप्रबंधन जिम्मेदार था। जब से भजन लाल जी की सरकार बनी, एक दिन भी कोयले की कमी के बारे में कभी आपने देखा कि मीडिया में आया है? हमने ये सुनिश्चित किया है। हम इसको, ये तो उपलब्ध है, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कहां से देंगे? इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि कांग्रेस के शासन के मिसमैनेजमेंट की वजह से हम बिजली की मार झेल रहे हैं। हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, उत्पादन के संयंत्र ठीक कर रहे हैं, हम सोलर के नए प्लांट लगा रहे हैं, उनसे भी बिजली। और अब खबर शिक्षा मंत्री के विरोध की। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक शंभू सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में मदन दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार का जोधपुर आगमन पर विरोध किया गया।
जिला अध्यक्ष जवरीलाल आर्य ने बताया कि शिक्षा विभाग की विगत 4 सत्रों की बकाया डीपीसी जल्दी करने, अधिशेष शिक्षकों का समायोजन नहीं करने, तृतीय श्रेणी शिक्षकों और प्रबोधकों के तबादले नहीं करने, सरकारी विद्यालयों की जगह निजी विद्यालयों की पैरवी करने और निजी विद्यालयों के विज्ञापनों में शिक्षा मंत्री के फोटो लगवाने को लेकर विरोध किया गया है। मिड़तिया ने विरोध प्रकट करते हुए कहा कि यदि शिक्षा मंत्री द्वारा उक्त मांगों का तुरंत समाधान नहीं किया गया तो संगठन का क्रमिक विरोध जारी रहेगा और प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो वहीं जयपुर में अखिल भारतीय राव राजपूत महासभा के समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये वो समाज है जो हर समाज को राष्ट्र धर्म की याद दिलाता है। इस समाज ने राष्ट्र धर्म निभाने का काम किया है। इतनी बड़ी संख्या में आई सभी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। हम सभी को पता है कि ये राव राजपूत समाज प्राचीन काल से अपना राष्ट्र धर्म निभाता आ रहा है। हमें यह भी पता है कि ये वो समाज है, अगर कोई भी राष्ट्र धर्म से अलग होता था, उसके मन में राष्ट्र के प्रति अगर कोई थोड़ी सी कलंक भी कोई किसी तरह की बात आती थी तो उसको राष्ट्र धर्म की याद दिलाने वाला यह समाज हमेशा समाज के अंदर अग्रणी बन करके अपने आप को समर्पित करते हुए हमेशा इन्होंने राष्ट्र धर्म निभाने का काम किया है, राष्ट्र धर्म निभाने का काम किया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात छात्र संघ चुनाव की। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर चल रहे आंदोलन पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा, न तो हमने चुनाव शुरू करवाया और न ही हमने चुनाव बंद करवाया। जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर लेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। देखो, अभी नया सेशन चला है। मेरा पहला लक्ष्य यह है कि पहले मैं विद्यार्थियों के लिए पूरे शिक्षक बिल्डिंगों की सारी व्यवस्था करूं। पहले मेरा दिमाग केवल और केवल इस चीज में लग रहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए। उसके बाद देखूंगा क्या होता है। न चुनावों को हमने चालू किया, न हमने बंद किया, जो भी होगा। और प्रदेश का बजट आने के बाद से उसे ग्राउंड जीरो पर अमल में लाने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। आज राजधानी जयपुर में जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा और जिला कलेक्टर के साथ जयपुर के सांसद और विधायकों के साथ बजट क्रियान्वयन को लेकर बैठक की गई और सभी से बात करने के बाद इसके लिए समन्वय समिति का गठन किया गया ताकि बजट पर त्वरित काम हो सके। में घोषणा और आज आप ग्राउंड में क्या तैयारियां? जितनी हमारी घोषणाएं हुई है उसको धरातल पर उतारे, इसको लेकर के हमने आज हमारे जिले की बैठक है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का एक कमिटमेंट है कि हम घोषणा नहीं करें, जो घोषणा करें वो जिले पर या तहसील पर या राजस्थान लेवल पर धरातल पर उतरे। और इसीलिए उन्होंने सभी प्रभारी मंत्रियों को आज अपने अपने प्रभार वाले जिलों में भेजा है। सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने बैठक ले रहे हैं और इन घोषणाओं को धरातल पर उतरने के लिए विभाग वही समीक्षा करके जो क्रियान्विति शुरू हो गई है, इस संबंध में बैठक थी। कब तक पालना रिपोर्ट की बैठक होगी, समीक्षा? ये आवश्यकता अनुसार निरंतर होती रहेगी, फिक्स पीरियड नहीं। 15 दिन में हो जाएगी, महीने में हो जाएगी, जैसे जैसी जरूरत होगी वैसे वैसे होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं मंत्री जोगाराम पटेल, जिन्होंने बताया कि राजधानी जयपुर से जुड़ी जो बजट घोषणा, राज्य सरकार से जुड़ी जो बजट घोषणा है, उनकी पालना के लिए बैठक हो गई है, एक रोड मैप बन गया है।
और रिव्यू किया जाता रहेगा वक्त वक्त पर कि कब कौन सा काम किया गया। जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बजट घोषणाएं की गई हैं उनकी पालना जल्दी ही होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और करेंगे अगली खबर का। बात एसओजी के एक्शन की। पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी ने कई जेलों में बंद 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आरोपी एसआई भर्ती पेपर लीक मामला और सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती पेपर लीक केस से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इन्होंने लीक पेपर को खरीदकर बेचा था। प्रोडक्शन वारंट पर लिए गए गिरफ्तार आरोपियों में राजीव बिश्नोई है, वो सरनाऊ सांचौर का रहने वाला है। आरोप है कि एसआई भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 14 सितंबर 2021 को जगदीश बिश्नोई द्वारा दिया गया लीक पेपर को राजीव बिश्नोई ने सॉल्व किया था। दूसरे दिन 15 सितंबर को लीक पेपर को पढ़कर अजमेर में एसआई का एग्जाम दिया था। उसकी 17वीं रैंक आई थी। वो सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में लीक पेपर मामले में उदयपुर जेल में बंद चल रहा था। वहीं निलंबित पटवारी गमाराम बिश्नोई को भी पूछताछ के लिए एसओजी मुख्यालय जयपुर लाया गया है। इसी तरह एसओजी ने अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद अरुण शर्मा को भी प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार कर लिया है। वो सीकर जिले में श्री माधोपुर का रहने वाला है। तो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार कार्रवाई में जुटी है। एसओजी की कार्रवाई के डर से राजस्थान पुलिस अकादमी राजस्थान जयपुर से 4 ट्रेनी एसआई बिना सूचना दिए गायब हो गए। इनमें 2 महिला और 2 पुरुष ट्रेनी एसआई शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एसओजी का एक्शन। आरपीए में पकड़ा गया फर्जी ट्रेनी एसआई। 4 फर्जी ट्रेनी एसआई फरार। अब चढ़े एसओजी की रडार। एसआई पेपर लीक प्रकरण में एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एसओजी की टीम ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में बड़ी कार्रवाई की और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रेड मारी, जहां एसओजी ने एक ट्रेनी एसआई को धर लिया। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के मामले में एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में एसओजी ने एक और ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जो कि बाड़मेर का रहने वाला था और इस वक्त राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे ही एसओजी रेड की सूचना ट्रेनिंग सेंटर में फैली तो 4 ट्रेनी एसआई मौके से फरार हो गए। इनमें से 2 महिला और 2 पुलिस ट्रेनी एसआई थे। हालांकि एसओजी की टीम ने एक और ट्रेनी एसआई दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दिनेश कुमार बाड़मेर के धौरी मन्ना का रहने वाला है, जिसने जगदीश बिश्नोई गैंग से लीक पेपर खरीदकर पढ़ने के बाद एग्जाम दिया था। एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एसओजी एक बार फिर से आरपी में पहुंची, लेकिन एसओजी के पहुंचने की भनक ने वहां पे मौजूद ट्रेनिंग कर रहे 4 ट्रेनी एसआई को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये सभी चारों आरोपी सीकर, जालोर और अन्य जगहों के रहने वाले थे। जब उनको लगा कि लंच के वक्त एसओजी की टीम कार्रवाई के लिए आरपी पहुंची है, तो ये चारों ट्रेनी एसआई वहां से भाग निकले, जिनको नामजद कर एसओजी अब तलाश में जुट गई है। आरपीए में मिले 5 फर्जी ट्रेनी एसआई। पहला, गोविंद कुमार निवासी बदरूना झाप सांचौर। एसआई एग्जाम 331 अंक, इंटरव्यू में 28, मेरिट में 39, सेंटर इसका जयपुर। दूसरा, शंकरलाल धौरी मन्ना बाड़मेर का निवासी। एसआई एग्जाम में 313 अंक, इंटरव्यू में 28, मेरिट 144, सेंटर इसका जयपुर। एसओजी एग्जाम 108 अंक। तीसरा, नाम प्रियंका कुमारी निवासी देवड़ा जालौर। एसआई एग्जाम 321 अंक, इंटरव्यू में 21, मेरिट 132, सेंटर इसका जयपुर। एसओजी एग्जाम 116 अंक। चौथा नाम है मोनिका निवासी दादिया सीकर। एसआई एग्जाम 345.5 अंक, इंटरव्यू में 15, मेरिट 34, सेंटर अजमेर। एसओजी एग्जाम 66 अंक। पांचवा नाम है दिनेश कुमार निवासी धौरी मन्ना बाड़मेर। एसआई एग्जाम में 314.67 अंक, इंटरव्यू में 29, मेरिट 119,
सेंटर अजमेर एसओजी एग्जाम में 149 अंक। दरअसल एसओजी की टीम पेपर लीक मामले में एक्टिव मोड में है। इसी कड़ी में एसओजी ने ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचकर ट्रेनी एसआई के एग्जाम लिए, जिसमें 5 ट्रेनी एसआई एसओजी के एग्जाम में सिर्फ पास हुए, जबकि एसआई भर्ती परीक्षा में उन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त करने के साथ टॉप किया। यहां तक कि कुछ के नंबर सिर्फ पास होने की कगार पर रहे। एसओजी के एडीजी वीके सिंह का कहना है कि ये सभी लीक हुए पेपर को पढ़कर पास हुए। इस इनपुट के आधार पर एसओजी की टीम ने रेड मारी और वहां से एक फर्जी ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 4 ट्रेनी एसआई को इसकी सूचना पहले मिल गई और वहां से फरार हो गए। फिलहाल एसओजी की टीम गोविंद कुमार निवासी सांचौर, शंकरलाल निवासी बाड़मेर, प्रियंका कुमारी निवासी जालौर और मोनिका निवासी सीकर की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान पुलिस अकादमी से गायब हुए चारों ट्रेनी एसआई राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुए थे, लेकिन कुछ दिनों पहले जब एसओजी ने डेमो एग्जाम करवाया तो उसमें इन सभी चारों ट्रेनी एसआई के नंबर काफी कम थे। ऐसे में इनको संदिग्ध मानते हुए एसओजी चारों ट्रेनी एसआई से पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन जब एसओजी की टीम आरपी पहुंची तो उसके पहले ही ये चारों ट्रेनी एसआई वहां से गायब हो गए और अब उनकी तलाश एसओजी की टीम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर जिला प्रशासन ने पेपर लीक के लिए खास तैयारियां की हैं। जिला प्रशासन की ओर से यहां आयोजित होने वाली परीक्षाओं में खास कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ साथ सतर्कता दल बनाकर औचक निरीक्षण किया जा रहा है। आरपीएससी की ओर से आज आयोजित विधि रचनाकार परीक्षा में सभी सतर्कता दस्तों ने अलग अलग जगह पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान दल ने इस बात की पड़ताल भी की कि पेपर लीक के लिए तय की गई एसओजी की पालना हो भी रही है या नहीं। पेपर लीक रोकने के लिए आज औचक निरीक्षण के दौरान एडीएम सुमन पवार से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने। तो वही चाकसू में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे शातिर बदमाश कृष्ण मीणा भी चढ़ा है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि कल चाकसू के कोट खावदा थाना क्षेत्र के ठिकरिया मीणान गांव में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी सहित कुल 3 लोग जख्मी हो गए थे। और अब बात पुलिस के हत्थे चढ़े इनामी हिस्ट्री शीटर की। पुलिस से बचने के लिए 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर फिरोज खान डर से राहुल बन गया। डर इतना था कि सिर मुंडवा लिया। शातिर बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस ने ढाबे पर 4 दिन तक रेकी की और यहां बर्तन धोने का काम कर रहे हिस्ट्री शीटर को दबोच लिया। मामला अलवर का है। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि मन्नाका गांव निवासी हिस्ट्री शीटर फिरोज खान को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ढाबे पर बर्तन धोते हुए गिरफ्तार किया गया है। उस पर राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी कई मामले दर्ज हैं। 2 महीने पहले फिरोज ने एक व्यापारी को धमकी दी थी। शहर के व्यापारी को से फिरौती मांगने के केस में वो वांछित था और जब पुलिस उसे पकड़ने उसके गांव मन्नाका गई तो वहां वो पुलिस के साथ मुजामत करके और फरार हुआ था। तो उसको पकड़ने के लिए हमने टीम बनाई हुई थी। तो एसएचओ एमआईए विजेंद्र और उनकी टीम जो है लगातार उसको मॉनिटर कर रही थी और मॉनिटर करते हुए उसे महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर है वहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके उसे यहाँ लाए हैं। अब जो है आगे उससे पूछताछ होगी। दोनों ही मुकदमों में उसकी गिरफ्तारी होगी और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो वहीं झुंझुनू में बदमाशों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। एसपी जिले के बदमाशों की संपत्ति का आंकलन करवाकर उन्हें चिन्हित करवा रहे हैं। जल्द ही 4 हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर गरजेगा। इनमें पचेरी कला, पिलानी, चिड़ावा और धनूरी थाने के बदमाश शामिल हैं। इनमें से पुलिस ने धनूरी थाना के हिस्ट्री शीटर डेनिश उर्फ नरेश बावरिया को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। डेनिश उर्फ बावरिया हार्डकोर बदमाश है। उसके खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, मारपीट के 15 मामले दर्ज हैं। डेनिश फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहा है। ज़िले में जितने भी सक्रिय अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, गैंग के मेंबर्स हैं, उन सभी के
चल अचल संपत्ति का आकलन किया गया है। ज़िले में पूर्व में 4 कार्रवाई हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। सूरजगढ़ में 3 की है और सिंघाना में भी कुछ दिन पहले 1 कार्रवाई की थी। अभी आगामी दिनों में हमने 4 और ऐसे संपत्ति को चिन्हित किया है और इनके संपत्ति का आकलन भी किया है और एक जो है उसमें हमारी तरफ से सब कुछ हो चुका है। अभी कोर्ट का बस आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट का आदेश आएगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे अगले कुछ दिन। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हनुमानगढ़ ने 3 दिनों में दूसरी बार एक कांग्रेसी नेता के जंक्शन स्थित प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में वहां पर खाद्य सामग्री और कोल्ड ड्रिंक को नष्ट कराया गया जो अवधि पार थे। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने 3 दिनों में दूसरी बार इस प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि इस प्रतिष्ठान पर अवधि पार खाद्य सामग्री और कोल्ड ड्रिंक मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर टीम ने परसों भी कार्रवाई की थी और दोबारा से कार्रवाई की गई। जी, कल भी हमने यहाँ पे कुछ सामान नष्ट करवाया था, लेकिन वो कार्रवाई काफी लंबी चली थी तो कुछ सामान फिर भी रह गया था। तो आज फिर चूंकि अवकाश था तो हम थोड़ा और भी सघनता से जांच किए तो कुछ सामान हमें और एक्सपायरी मिला है, उनको हमने मौके पे आज नष्ट। 2 दिन से तो इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पे सामान ज्यादा है, काफी मात्रा में था, तो हो सकता है इतनी टीम थी तो एक चीज प्रॉपर चेक नहीं हो पाई होगी, तो इसीलिए हम वापस से दोबारा चेक कर रहे हैं। अगर कोई मिस हो रही है चीज तो अपन वापस से उसको डिस्पोज करा दें और दूसरा इनको पाबंद भी करें कि भविष्य में इस तरह एक्सपायरी का सामान नहीं होना चाहिए। उधर जयपुर के खो नागोरियान इलाके में होटल सिटी पार्क द्वारा बिसलपुर पेयजल योजना की मुख्य सप्लाई लाइन से भारी अवैध कनेक्शन का खुलासा हुआ। होटल संचालकों द्वारा जलदाय विभाग के स्पेशल प्रोजेक्ट की मुख्य सप्लाई लाइन से होटल के अंदर चारों तरफ से बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन चोरी से लिए गए। इन अवैध कनेक्शन से ही होटल के अंदर बने स्विमिंग पूल में भी बिसलपुर पेयजल योजना का जल भरा जा रहा था। यही नहीं, होटल परिसर में स्थित मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, रेन डांस जैसी सभी वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी अवैध कनेक्शन से बिसलपुर पेयजल सप्लाई लाइन से चोरी किए जा रहे पानी का ही उपयोग होता था। क्या है जयपुर में रसूखदार होटल संचालकों के पानी चोरी के गोरख धंधे का पूरा मामला? जलदाय विभाग के अधिकारियों और होटल प्रबंधन के लोगों से बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। राजधानी जयपुर में सरकारी पानी के दुरुपयोग और पानी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। इस वक्त हम कोनागुरियन में हैं। कोनागुरियन वो इलाका है जहां पर पूरी तरीके से पहाड़ी इलाका यहां पर बना हुआ है और हम दिखा सकते हैं कि इस पहाड़ी इलाके में यहां पर ये अवैध पेयजल कनेक्शन ले रखे हैं। जिस तरीके से सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके यहां पर पानी के लिए व्यवस्था उपलब्ध करवाने की बात कही थी और यहाँ जिस तरीके से जलदाय विभाग ने जो आम आदमी को पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की, उसके विपरीत यहाँ पर जो है एक निजी होटल पार्क सिटी और येलो पार्क होटल एंड रिसोर्ट, इनमें यहाँ पर अवैध कनेक्शन पाए गए हैं। हम देख सकते हैं कि जलदाय विभाग के इंजीनियर पीएचडी के जो और कर्मचारी हैं और जो ओएनएम करने वाली फर्म है उसके कर्मचारी यहाँ पर आकर पेयजल कनेक्शन जो अवैध पाए गए हैं उनको जड़ से खोद रहे हैं। चूंकि नए कानूनों में अवैध पेयजल को इलीगल घोषित किया गया है, साथ ही पानी का दुरुपयोग और उसकी चोरी करने को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो है अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान भी यहां पर है। ये है कोनागुरियान में द पार्क सिटी होटल का है। इसमें हमने पूछा यहाँ पे इसके कनेक्शन लीगल है या इलीगल है, तो इसमें इलीगल पाए गए। इनको कागज पूछे गए लेकिन इनके पास में कोई तथ्य नहीं मिले और ना ही आवेदन किया है ऑनलाइन। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। 44 SHW गांव में कार से 77 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। साथ ही एस्कॉर्ट कर रही कार को भी जब्त किया गया। पुलिस ने दोनों कारों को जब्त करते हुए 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में पांचों ने नागौर से पोस्ट लाने की बात स्वीकार की है और मामले पर जांच जारी है। सूचना मिली कि 2 गाड़ियां, जिनमें एक गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है और दूसरी गाड़ी में डोडा पोस्ट है, जो सदर इलाका में आने की संभावना है, जिस पर सूचना के अनुसार स्टाफ से नाकाबंदी किया तो 44 SLW की रोही में रात्रि के समय 2 गाड़ियां, जिनमें एक गाड़ी
बलेनो कार जो स्कॉट कर रही थी और उसके पीछे टाटा नेक्सन कार चल रही थी। जिन दोनों गाड़ियों को चेक किया तो टाटा नेक्सन कार जिसमें 2 आदमी सवार थे, जो मोहन और संदीप सिंह, जिसमें अलग अलग कट्टों में 77 किलो डोडा भरा हुआ था। और अब बात पानी पानी हुए शहर की। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। सुबह टोंक में करीब 2 घंटे तक तेज बारिश हुई। इसके बाद वहां की सड़कें दरिया बन गईं। दुकानों और घरों में भी पानी घुस गया। बारिश के बाद पुराने टोंक शहर की गलियों में पानी का तेज बहाव देखने को मिला। ये बारिश तमाम लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। शहर के काली पलटन इलाके में दुकानों और घरों में पानी जा घुसा। यहाँ करीब 2-2 फीट तक पानी भर चुका है। तस्वीर देखिए, बाइक बहती हुई नजर आ रही है, तेज बहाव यहाँ पर। और ऐसे में लोगों के लिए भी ये बारिश खतरा बनी हुई है। जो सामान उसके सामने आ रहा है सभी को अपने साथ बहाती हुई लेती चली जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, टोंक से तस्वीर है जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया बनी हुई नजर आई। और अब खबर चूरू से है, जहां पिछले 4 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो कई घरों में बरसाती पानी आ जाने से पड़ोसियों के यहां शरण लेने को लोग मजबूर हैं। हालात इतने दयनीय हैं कि राजल देसर अस्पताल में पानी घुस जाने से लाखों रुपए की मशीनरी और दवा भी खराब होने के कगार पर हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने अभी तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। तो अस्पताल में बुरा हाल है, स्कूलों में बुरा हाल है, हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन ऐसे में प्रशासन सुध नहीं ले रहा। और बुलेटिन में अब बात रफ्तार के कहर की। डिडवाना से गुजर रहे मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक बोलेरो कार पेड़ से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। मृतकों में एक महिला और नाना दोहिता शामिल हैं। अब खबर अलवर से, जहां महिलाओं ने मंत्री से पानी की समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन मंत्री भूपेंद्र यादव गाड़ी से नीचे नहीं उतरे और महिलाओं को जल्द पानी की समस्या का आश्वासन देकर चले गए। पानी की समस्या को लेकर पूरे शहर की व्यवस्था चरमरा गई है। इसी को लेकर वार्ड नंबर 34 विवेकानंद नगर के स्थानीय निवासियों ने सांसद भूपेंद्र यादव का रविवार को एक निजी कार्यक्रम के दौरान घेराव कर लिया। वार्ड नंबर 34 है हमारा। हम कई दिनों से कम 6 महीने हो गए हमको पानी के इधर उधर जाके, कभी पार्षद के पास जाते हैं, कभी कलेक्टर में जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारी प्लीज हमारी थोड़ी हेल्प करो, हमारी सुनवाई करें। 4 बार चले गए हम कलेक्ट्री में, 4 बार चले गए हम, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर के पास जाते हैं तो वो वहाँ के आश्वासन कह देते हैं कि हो जाए काम, और फिर कुछ नहीं होता है हमारा। और मीणा मंदिर हमारे बोर है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं। 6 महीने से हम प्यास है, हमारी हालत कंडीशन है, सिर्फ बीमार पड़ रहे क्योंकि पानी है नहीं, दूर दूर पानी भी ना मिले तो टैंकर हम डलाने से हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। कितने दिनों से जो पानी नहीं आ रहा? 6 महीने हो गए कंटिन्यू। और हमारा पार्षद ऐसा है, हमको एक उड़ा देखता नहीं हमारी साइड। पार्षद का रवि मीणा। अब बता हम क्या करें, खाजा किसके पास जाए बताइए आप। इसलिए आज सांसद का घेराव किया है, इसीलिए हमने आज ये किया और अभी हम उसकी कोठी पे भी जाएंगे और बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा जिला प्रभारी सचिव टी रविकांत ने आज संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल और एमबीएस अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान प्रभारी सचिव ने एमबीएस अस्पताल के गंदे टॉयलेट देखकर अस्पताल अधीक्षक को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत की और व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाई। प्रभारी सचिव ने जेके लोन अस्पताल के लेबर रूम, पर्ची काउंटर सहित कई वार्डों का निरीक्षण किया, तो वहीं अन्नपूर्णा रसोई योजना का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। और जेके लोन की मैंने देखी है, उसको जहाँ पे डिलीवरीज वगैरह होती हैं, लेबर रूम की वगैरह की व्यवस्थाएँ देखी है। उसके बाद उनकी अलग अलग वार्ड्स हैं, उसको देखी। तो
तो हमने 2-3 निर्देश दिए हैं कि जो टॉयलेट्स की जो है किसी भी हालत में साफ सफाई मेंटेन हो, उसकी जो पूरी ठेकेदार से जो करानी है सुबह शाम जो भी उनको जो आदेश दे रखा है। उधर दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया शहर में फंसे अजमेर के 2 युवक 9 भारतीय सकुशल भारत लौट आए हैं। इनके स्वदेश वापसी में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवनानी ने केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क कर त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार जाम्बिया में निजी कंपनी में जॉब के लिए गए 9 युवकों को कंपनी संचालकों ने बंधक बना लिया था। इसमें अजमेर के 2 युवक भी शामिल थे। युवाओं के घर लौटते ही उनके परिजनों और समाज ने वासुदेव देवनानी का आभार व्यक्त किया। साथ ही सिंधी समाज के युवा संगठन और देवनानी के निवास स्थान पर जाकर धन्यवाद आभार व्यक्त किया। राजस्थान के और बाकी प्रांतों के भी कुछ बच्चों को गाम्बिया में एक तरह से यदि कहूँ तो बंधक बना रखा था। वहाँ बहुत परेशान थे। उनके यहाँ पे पेरेंट्स भी परेशान थे। उसमें 2 बच्चे अजमेर के भी हैं और एक जयपुर का है, बाकी यूपी और एमपी यहाँ के बच्चे हैं। तो यहाँ के समाज ने अपने सिंधु सेना संगम सेना ने और सब लोगों ने मिलकर के सिंधी युवा संगठन ने मेरे से आग्रह किया, विदेश विभाग से भी चर्चा की, विदेश मंत्रालय से बातचीत हुई और आज प्रसन्नता है कि 9 के 9 बच्चे भारत आ गए हैं। उनके पेरेंट्स अभी संतुष्ट होकर के उनके मन को सांत्वना भी मिली है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आया एक मामला बेहद ही सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ विकास नाम के शख्स का दावा है कि उसे सांप ने 7 बार काटा, लेकिन 7 बार वो नर्सिंग होम में गया और ठीक भी हो गया। प्रशासन ने मामले की जांच तक बैठा दी है। अब ये भ्रम है या फिर मन का डर, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल विकास के घर वाले उसे राजस्थान के दौसा ले गए हैं, जहां बजरंगबली से उसके स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। ये रिपोर्ट है। बॉलीवुड फिल्मों में कई कहानियां ऐसी हैं जो नाग नागिन पर बनी हैं, जिसमें नागिन के बदले को पर्दे पर दिखाया गया। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में भी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि नाग या नागिन किसी इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं और बार बार डस लें? लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि वो जिस शख्स को बार बार डस रहे हो उसकी जान भी बच जाए। क्या सांप से उसकी दुश्मनी हो सकती है? फतेहपुर से ये चौंकाने वाला मामला इन दिनों पूरी तरह छाया हुआ है। मलवा थाना इलाके के सौरा गांव के रहने वाले विकास नाम के शख्स का दावा है कि वो सर्प दंश से पीड़ित है। इतना ही नहीं, 40 दिनों में सांप ने उसे 7वीं बार डस लिया है। वो यहाँ तक का दावा करता है कि उसे सपने में सांप दिखता है और हर बार काटने से पहले उसे आभास हो जाता है कि सांप उस पर हमला करने वाला है। सांप ने उसे बताया कि वो उसे 9 बार काटेगा, जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाएगी। वो नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाने जाता है और बार बार ठीक होकर भी आ जाता है। इतना ही नहीं, विकास को एक जगह सांप ने नहीं काटा है, वो जहाँ जहाँ सांप से बचने जाता है, सांप उसका पीछा करते हुए उसे डस लेता है। अब इस दावे को लेकर कोई क्या कह सकता है? मेडिकल साइंस तो इस बात को नहीं मानता। ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिनको अंधविश्वास या इंसान के मन का डर बताया गया है। लोग भी विकास के दावों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रश्न हर किसी के मन में उठ रहे हैं। सांप काट चुका है। 7 बार सांप काटा, कहाँ काटा था और कैसे कब काटा था? 2 जून को पहले काटा, फिर उसके बाद मैं हर शनिवार और रविवार काट रहा था। अभी लास्ट वीक में बृहस्पतिवार को काटा है। तो वैसे सुनने में आया कि सपने में आकर कुछ कह के गया था आपसे, कब क्या कहा था आपसे? सपने में आया था 3री बार में कि 9 बार काटे गए। 9वीं बार कोई तांत्रिक महात्मा डॉक्टर नहीं बचा पाए।
विकास का परिवार उसकी सलामती के लिए हर जतन कर रहा है। अब उसके परिवार वाले उसे राजस्थान के दौसा लेकर गए हैं। समस्या के समाधान के लिए कई जगह तांत्रिकों के चक्कर काटने के बाद अब पीड़ित विकास अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ दौसा के प्रसिद्ध तीर्थ आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में आया है। अब बजरंग बली ही आखिरी उम्मीद बन गए हैं। परिवार को उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना हो रही है। अगले शनिवार को तो बैठेगा। कह के गया है वो? अगले शनिवार तो उसका दिन ही है। घटना जैसे होती है तो आपको कैसे एहसास हो, कभी एहसास होता है कि भैया वैसे होने वाला है मेरे साथ? ऐसा क्या होता है? भाई आँख फड़कने लगती है और अंदर से पूरा डर जैसा सांप काट लेगा आज। अच्छा, 4-5 घंटे से पहले बता देते हैं। पहले आपको महसूस हो जाता है उस चीज के बारे में? तो कभी आता हुआ सांप नजर आता है कभी आपको? कभी 2-4 बार तो देखे हैं और 3 बार नहीं देखे। विकास के दावे के मुताबिक पहली बार उसे 2 जून की रात को सांप ने काटा। परिजन उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले गए। 2 दिन भर्ती रहकर वो ठीक हो गया। इसके बाद विकास ने अतिरिक्त सावधानी बरती, लेकिन सांप के काटने का सिलसिला नहीं रुका। सांप से बचने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, लेकिन सांप ने उसे फिर डस लिया। उसके शरीर में कई निशान भी हैं। विकास का दावा है कि ये सांप के काटने के निशान है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आया था। एक लड़का बार बार सांप के काटने की शिकायत कर रहा था, लेकिन इसकी असली वजह जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए। वो लड़का अपने शरीर में पेन से सांप के काटने के निशान बनाता था। फतेहपुर के इस मामले को ऐसे ही जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत ही अनयूजुअल सी स्टोरी लगती है। उसमें मुझे लगता नहीं फैक्ट है, फिक्शन ज्यादा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई सांप एक ही व्यक्ति के पीछे बार बार पड़े। तो ये कहीं से भी हम रैशनली सोचे तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली इस तरह के केसेस में देखते हैं कि किसी न किसी तरीके का मानसिक रूप से दबाव होता है। इस तरह के लोगों पे उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं, या अंधविश्वास होता है, या कोई वहम होता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग कुछ चीजों को इमेजिन करता है। बट फिर भी बेहतर ये रहेगा कि जैसे उसका इलाज चल रहा है वो इलाज चलता रहे और उसका मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण हो और समझा जाए कि वो क्या सोच रहा है। विकास के घर वाले भी हैरान हैं। उन्होंने तो प्रशासन से जांच की मांग की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बना दी है। जांच के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर मामला क्या चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चूरू से खबर है, जहां पर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं की उस वक्त पोल खुल गई जब यहां फॉल्ट आने से मातृ और शिशु इकाई की बिजली गुल हो गई। 4 घंटे तक यहां किसी ने व्यवस्थाओं की सुध नहीं ली, तो आखिरकार लोग आग बबूला हो गए। अंधेरे और गर्मी के अंदर प्रसूताएं और नवजात परेशान रहे। मोबाइल की लाइट में डिलीवरी तक करानी पड़ी। 4 घंटे के बैकअप के बाद वेंटिलेटर भी हाफ गए। जनरेटर में भी डीजल नहीं थे और वो खराब हालत में मिले। आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब सीएमएचओ और अस्पताल अधीक्षक वहां पहुंचे तो उन्हें भी आक्रोश का सामना करना पड़ा। बाद में दूसरे जनरेटर की सहायता से किसी तरह बिजली सप्लाई शुरू की जा सकी। जब मेरे पास करीब 1 घंटे पहले अपडेट आया था कि भरतिया हॉस्पिटल के एमसीएच वार्ड के अंदर और लाइट गई हुई पिछले 4 घंटे से। यहाँ आके मैंने देखा तो स्थिति बड़ी दयनीय थी। जनता बाहर बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चों को गोदियों में लेके महिलाएं बैठी हुई है। 4 घंटे से 5 घंटे से यहाँ पे लाइट नहीं है और अस्पताल प्रशासन जो है मौन बैठा है एकदम। डिलीवरी कराई हमारे ने, बच्चा इतना परेशान हो गया कि पूछो ना थे। 28 सगड़ा आ गया गाड़ियां का मायने आपका टावरान लिया बैठे हैं, कई किन्ने बैठे हैं, कोई गठे बैठे हैं। मैं मेरा लाइव आया हूँ फेसबुक के ऊपर, मायने एकदम अंधेर गुफा कोई नहीं। एक इतना बड़े रूम का मायने मात्र एक लेडीज बैठी। 4 घंटे से मात्र शिशु अस्पताल के अंदर लाइट नहीं थी। जो भर्ती एडमिट थे वो मरीज परेशान थे। सारे हॉस्पिटल के मरीज बाहर आ गए थे। जब मौके पर प्रशासन को बुलाया गया तो जिला सीएमएच और पीएमओ दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी। प्रशासन को ये अपनी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। हमारी प्रशासन जिला कलेक्टर महोदय से यही मांग है, पीएमओ को और सीएमएचओ को दोनों को सस्पेंड किया जाए। मेन इलेक्ट्रिक पैनल्स में फॉल्ट आ गया था, इसके लिए हमने जेडी को फोन करके उनकी टीम ने चेक किया था। तो उनकी टीम ने बताया कि इसके अंदर फॉल्ट है, तो आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इससे क्या कि उसका फॉल्ट अंडरग्राउंड हो तो रात को उसका हो नहीं पाए। फिर इसके बाद हमने जनरेटर में कोशिश की, जनरेटर का एक्सपर्ट आया, उसने चेक किया तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर खराब था, जो कि
तुरंत पावर से यहाँ मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर हमने किसी दूसरे जनरेटर से जनरेटर खोलने की कोशिश की, फिर वो भी हमें नहीं मिला। तो फिर और भीषण गर्मी के बाद पिंक सिटी एक बार फिर से गुलजार है। राजधानी में झमाझम बारिश के बाद पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए टूरिस्ट बड़ी संख्या में आमेर महल, एल्बर्ट हॉल, नाहरगढ़ दुर्ग, जंतर मंतर, हवा महल पहुंच रहे हैं और वेदर का लुत्फ उठा रहे हैं। इस मौके पर हमारी संवाददाता महिमा जैन ने पर्यटकों से बातचीत की, आप भी सुनिए। राजधानी में झमाझम बारिश होने के बाद पर्यटक स्थलों पर एक बार फिर पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में राजधानी के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार आमेर, नाहरगढ़, अल्बर्ट हॉल पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वक्त नाहरगढ़ दुर्ग पर मैं मौजूद हूं, जहां मेरे साथ पर्यटक मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि आखिर गुलाबी नगरी कैसी लग रही है। कहाँ से आए हैं सर? आई एम फ्रॉम नोएडा जी। तो मौसम वगैरह अच्छा होने की वजह से बहुत बढ़िया रहा। फोर्ट वगैरह घूमने में व्यूज वगैरह अच्छे मिले और बहुत ही यूनिक है और हमारे ओल्ड कल्चर को दिखा रहा है कैसे बना था फोर्ट ये सब वगैरह। तो यस, ओवरऑल राजस्थान अपने कल्चर और हेरिटेज के लिए फेमस है। इट्स द फर्स्ट टाइम इन द सिटी? Yes, this is even my first time in Rajasthan, so I am very like there are various historical monument structures and there are various kings from this land. This land is given very like courageous kings, I'll say. अभी तक हम हवा महल जाके आए, आमेर फोर्ट देखा, फिर यहाँ पे नाहरगढ़ पे अभी है और बहुत ही मतलब कल झमझम बारिश हुई। उसके बाद हम बेसिकली दिल्ली से है, तो दिल्ली में काफी ज्यादा उमस भरा माहौल है, तो इसलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।